500 बीसी में एक डेमोक्रिटस नाम का साइंटिस्ट था, जिसने, ये दार्शनिक था एक्चुअली, साइंटिस्ट नहीं थे। दार्शनिक ने सबसे पहले परमाणु संकल्पना दी थी, परमाणु टर्म दी थी। उसके बाद में 1806 में जॉन डाल्टन आए थे। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु का 6 पोस्टुलेट दिए थे, अवधारणा दी थी। उसके बाद में 1830 में माइकल फेराडे पढ़ा हमने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज करी थी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। उसके बाद 1879 में विलियम क्रुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैथोड ट्यूब का आविष्कार किया था, जिसे विसर्जन नलिका भी कहा जाता है। उसके बाद 1886 में ई गोल्डस्टिन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की खोज, जिन्हें एनोड किरणों के रूप में इन्होंने खोजा। 1896 में जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे। जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणों के रूप में खोजा, जिसे 1900 में जे स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। 1908 में जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने ही एक और तरबूज वाला मॉडल भी दिया था परमाणु का। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, और रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग करके बताया और अपने मॉडल को साबित किया। उसके बाद में हमने रदरफोर्ड की क्या क्या कमियां थी वो भी हमने परमाणु संरचना के भाग 1 वाली उस क्लिप के अंदर देखा था। अब हम लोग बात करते हैं 1913 की। 1913 के अंदर नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट आए हैं। अभी तक आपको बता दूं मैं, प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, पर अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इसीलिए नील्स बोहर तक का जो परमाणु प्रतिरूप है, उसमें केवल धनात्मक नाभिक और इलेक्ट्रॉन की ही बात होती है, न्यूट्रॉन की बात नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं नील्स बोहर ने क्या कहा था। नील्स बोहर का जो परमाणु प्रतिरूप है, इसमें इन्होंने बोला था कि जितनी भी बातें हैं वो सब वही है जो रदरफोर्ड की है। बस एक बात का अंतर है कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते समय अंदर गिर जाता है, जबकि इसने बोला कि यहाँ ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। पहली बात आप पढ़ सकते हैं, ये प्रतिरूप रदरफोर्ड के समान ही था, बस इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते समय ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। दूसरी बात, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एमवीआर में अब क्या क्या चीज़ें हैं। एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी यानी वेलोसिटी यानी वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, और आर हो गई त्रिज्या, जहां वो घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या। एच हो गया प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक का मान क्या है? प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, जो मैं ये देखिए, ये है प्लांक स्थिरांक का मान। H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, MVR इज इक्वल्स टू H/2π का गुणज होना चाहिए। MVR जो है वो H/2π का गुणज होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि H/2π को अगर 1 से गुणा करोगे तो पहले वाले के शेल की अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आएगा। दूसरे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे वाले का कोणीय संवेग आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तीसरे वाले का आएगा। 4 से करोगे चौथे वाले का आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये नाभिक के चारों तरफ जो चक्रियाँ बनी हुई है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें नाम से जाना जाता है ऑर्बिट, कक्ष, कक्षा या कोश। 4 नाम हो गए, ऑर्बिट, कक्ष, कक्षा या कोश। KLMN को ही कहा जाता है। इसमें घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा निकालने का सूत्र दिया 2π² me⁻⁴z² यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पाई तो पता ही है 3 है ना, 22/7 वाली वैल्यू आपको पता ही है 3.14। इसके बाद में आ जाता है m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, Z क्या है मैंने साइड में लिखा है परमाणु क्रमांक, N क्या है ऊर्जा स्तर मतलब उनका नंबर, KLMN का नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग को M का मान पता है, E का मान पता है और H का मान पता है, तो इन तीनों का मान रखने पर E का मान जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है वो आता है -13.6 Z²N²। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पता करनी हो तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने नीचे की तरफ, जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने, हाइड्रोजन के तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन के
तीसरे स्तर की ऊर्जा का क्या मान होगा, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा -13.6। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई तीसरे ऊर्जा स्तर का होगा, तो तीसरे में n का मान हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगी 2, तो -13.6 डिवाइड बाई 9, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको करना है, ये मैंने नीचे दिया है, हीलियम के दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अच्छा, ऊपर की तरफ एक फॉर्मूला और है, ऊपर की तरफ ये फॉर्मूला देखिए आप, ये वाला, ये अर्ग प्रति परमाणु के अंदर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम अर्ग में बदल देंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। बोर कक्ष की त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला देखिए। अच्छा, इसमें देखिए आपको बड़ा वाला फॉर्मूला इतना याद करना कंपलसरी नहीं है, पर ये नीचे वाला फॉर्मूला याद करना बिल्कुल कंपलसरी कंडीशन है ना। तो नीचे वाला जहाँ जब मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको याद रखना है। तो R इज इक्वल्स टू हो गया n² अपॉन 4π² me स्क्वायर z, और यहाँ पे भी आपको रखना है मान h का है मतलब प्लांक स्थिरांक का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू 22/7। m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ओके, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.66 × 10⁻19 कूलाम। ओके, ये मान रखिए के बाद में तो आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आपके पास 0.529 × n²/z। ये हो गई बोहर की त्रिज्या का मान। अब बोहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, बोहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग अगर आपको निकालना है तो निम्न फॉर्मूला है 2πe²z/nh। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ई का मान रख दीजिए आप, तो आपके पास में 2.18 × 10⁻8 z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा वेग का। इलेक्ट्रॉन इस वेग से गति करेगा जिस भी कक्षक में होगा उसके अंदर। अगला देखिए, दो ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर निकालने के लिए आपको दोनों ऊर्जा स्तरों में से जो ऊपर वाला ऊर्जा स्तर है उससे नीचे वाले ऊर्जा स्तर के बीच के नीचे वाला जो है उन दोनों की ऊर्जाओं का मान माइनस करना है। वो माइनस जो मान आएगा वो होगा दो ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर। अब यह देखिए आगे लिखा हुआ एच न्यू क्या है, एच न्यू का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ऊपर वाली जो आपकी ऊर्जा स्तर है, तो ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर है कुछ इस तरह से ऊर्जा स्तर अगर हैं, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे से ऊपर जाता है, पर ऊपर से नीचे आते टाइम विकिरण छोड़ता हुआ आता है। तो ऊपर से नीचे आते टाइम विकिरण छोड़ता हुआ आ रहा है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आने में उसको कितने विकिरण का ह्रास होगा, वो होगा एच न्यू। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास है 1s 2s 3s और पूछा जाए, अच्छा लास्ट ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए निम्न वाला, क्योंकि जिसके जो सबसे नीचे भरा हुआ है वो अब और नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1s, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट लगा रखा है मैंने और ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, nवें ऊर्जा तल के उपकोषों की संख्या। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि ये उपकोष और ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लेरिफाई कर रहा हूँ। देखिए, कक्ष कोश क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है, KLMN मैंने बता ही दिया, ऑर्बिट को कक्ष या कोश कहते हैं। उपकोष क्या होता है, उस उपकोष होता है SPDF, और कक्षक क्या होते हैं, SPDF के अंदर जो डब्बा है ना, हर एक डब्बा एक कक्षक है, ठीक है। तो हर एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको पता ही है, एक सिंगल एक प्लस में और एक माइनस के अंदर, प्लस हाफ और माइनस हाफ, उनको पता ही आपको उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि nवें तल पर के उपकोषों की संख्या। तो देखो, अगर मैं बताऊँ तुम्हें, देखना इस चीज़ को समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा ऊर्जा स्तर K, L, M और N है, K के अंदर 1 2 3 4 इनका ये वैल्यू आ गई। तो अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने उपकोष होंगे, तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक ही उपकोष होगा S,
इसमें कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 2 1, एक तो S हो जाएगा और एक P हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, S P और D हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, S P D F। तो एक कक्ष में या ऊर्जा तल में कितने उपकोषों की संख्या होगी वो कौन बताएगा, इसकी ये n वैल्यू बताएगी। n क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि इनके नंबर होते हैं KLMN के। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कक्षकों की संख्या n स्क्वायर कक्षकों की संख्या कैसे है ना, तो देखो मैंने बताया था कि हर एक के अंदर एक डिब्बा है, जैसे इसमें एक है, और P के अंदर कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ एक डिब्बा आया, यहाँ पे कितने आए, 3 और 1 4 डिब्बे आए। यहाँ इस तरह से 9 डिब्बे आएंगे और इस तरह से आगे है ना बढ़ते जाएंगे। 7 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16 डिब्बे आएंगे, है ना। तो ये कैसे आए, ये आए हैं इसके स्क्वायर लगाने से। n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 16। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर किसको दर्शाता है, कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, समझ में आ गया। तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसके अंदर उपकोषों की संख्या, कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालना आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सीमाएं, कि ये जो बोहर का इतना अच्छा मॉडल है, फिर ये गलत क्यों साबित हो गया। तो ये इसलिए गलत साबित हो गया क्योंकि पहली बात तो ये कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का ही मॉडल था। एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान, उनके लिए ही ये मॉडल था, इसलिए ये माना नहीं गया। फिर आ जाता है दूसरा, ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया। 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, या हम बोलें या परमाणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी कभी किसी परमाणु के ऊपर हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं या विजिबल लाइट डालते हैं या कोई सी भी लाइट डालते हैं, तो वो लाइनें देता है। वो लाइनें बहुत सारी लाइनों का ग्रुप होता है ना। तो वो जो लाइन्स है वो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर टूट जाती है। उन लाइनों का, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लाइनों का मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से टूटना जीमान प्रभाव कहलाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से टूटना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को बोहर नहीं समझा पाया था, इसीलिए ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद तीसरी बात है कि ये जो मॉडल था ये मैं कॉपी पर बना सकता हूँ। कॉपी पर बनाने का मतलब ये हुआ 2 डायमेंशनल, है ना, द्विविमीय मॉडल। तो द्विविमीय प्रतिरूप को त्रिविमीय व्यवस्था में इसको बोला समझाओ, तो नहीं समझा पाया, इसीलिए ये फेल हो गया। यहाँ तक का आपको बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन की होगी, अब न्यूट्रॉन की नहीं हुई है। तो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने जो खोज करी है उसकी बात अगर हम लोग करें तो जेम्स चैडविक ने बताया था कि बेरिलियम के नाभिक पर जब अल्फा पार्टिकल फायर किया मैंने, तो देखा कि एक नया एटम बना कार्बन, और उसमें से एक ऐसा कण निकला है जिसके अंदर एक द्रव्यमान है पर उसका कोई भी अर्थ नहीं समझ आ रहा है, उसका कोई चार्ज समझ नहीं आ रहा है, उसे न्यूट्रॉन नाम दिया। ऐसा कैसे हुआ, तो आप देखें बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, उसका भार 9 है। हीलियम, जो ये हीलियम का जो पार्टिकल होता है वही तो अल्फा पार्टिकल होता है। तो हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर 2 है, परमाणु भार 4 है, 2 और 4 6 होता है, 6 का मतलब कार्बन बन गया। 4 9 और 4 13, 13 में से 12 का तो कार्बन बन गया, और एक जो है वो बाहर निकल गया, जिसे इसने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन। समझ आ गई होगी, है ना। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी एटम का परमाणु क्रमांक उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक के बाद परमाणु भार संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जोड़ लो, उसकी परमाणु भार संख्या या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया, न्यूट्रॉन। तो अगर मैं परमाणु क्रमांकों को परमाणु भार से माइनस कर दूं तो हमारे पास में न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल दे करके समझाओ, तो एग्जाम्पल दे करके मैं समझाऊँ आपको। देखो ज़रा, जैसे मान लो मुझे बोल दिया 3H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो परमाणु भार हमेशा ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है।
तो 3 में से 1 को निकाल दो, आंसर आ जाएगा क्या, 2। ये होता है हमारे पास में पर न्यूट्रॉनों की संख्या, इस तरह से निकाली जाती है। अब बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास में ऑक्सीजन और कार्बन का, तो 16 और 8 माइनस निकालो तो 8 बचते हैं, 14 और 6 निकालो तो 8 बचते हैं। इसका मतलब दोनों में ही 8-8 न्यूट्रॉन है, इसीलिए सम न्यूट्रॉनिक हो गए। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान पर परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, हमें समस्थानिक की पहचान कैसे होगी कि वो एक ही तत्व होगा। एक ही तत्व का मतलब जैसे कार्बन के ही दोनों समस्थानिक है, हाइड्रोजन के ही तीनों समस्थानिक है, आर्गन के ही तीनों समस्थानिक है। तो इस तरह से जो समस्थानिक होंगे वो बिल्कुल एक ही तत्व के होंगे, और ये पहचान होती है समस्थानिकों की। तो यहाँ देखिए कार्बन के और हाइड्रोजन के समस्थानिक दे रखे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है दोस्तों उपयोग। कार्बन जो हमारा सबसे पहले कोबाल्ट 60 जो है, इसको हम लोग यूज़ लेते हैं कैंसर के उपचार में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोडीन 131 का थायराइड के उपचार में उपयोग होता है। कार्बन 14 का कार्बन डेटिंग के रूप में भी यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे अल्सर में जो बैक्टीरिया होता है उसको पता लगाने की, भी बैक्टीरिया लगा है या नहीं लगा है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। यूरेनियम 235 का यूज़ तो होता है नाभिकीय रिएक्टरों में, और 238 का यूज़ होता है पर्वतों की आयु ज्ञात करने में, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, ये याद रखना है। इस तरह से प्लूटोनियम 238 भी है जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम में आता है। ये बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं समभारिक। समभारिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु भार समान हो। आप देखिए ऊपर वाले समान है तीनों के, 40-40-40, तो परमाणु भार जिनके समान हो पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। ये तीनों अलग अलग तत्वों के होते हैं। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ तक का आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, जनरली हम लोग हर एक टॉपिक के बाद में जो 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज के 10 क्वेश्चंस लेकर के मैं सबसे पहले आ रहा हूँ। देखिए आप, सबसे पहले का क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि बोहर की प्रथम कक्षा R1 और तीसरी कक्षा R3 है तो इनकी त्रिज्या दो R1/R3 का मान क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए एक बार मैं आपको सॉल्व करके देखिए मैंने सॉल्व किया है। R1 की वैल्यू मैंने रखी है 0. वही फॉर्मूला रख करके 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई जेड। जेड हमें पता नहीं क्योंकि इसने कोई एटम बोला नहीं कि इस एटम की है। R3 वापस 0.529 इंटू, क्योंकि तीसरे कक्षक की है इसलिए मैंने लिखा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। अब दो R1/R3 तो 0.529 और Z दोनों के कट गए और 1/9 आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, nवें ऊर्जा तल के इलेक्ट्रॉनिक उपकोषों की संख्या, कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सही समुच्चय है। उपकोषों की संख्या तो मैंने बताया था n, कक्षकों की संख्या मैंने बताया था n², और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने बताया था 2n²। तो हमारे पास में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर n² और 2n² होगा। बिल्कुल आंसर होगा बी आंसर होगा। परमाणु का कक्षीय प्रतिरूप किसने दिया। ऑर्बिटल मॉडल, जिस तरह से हमारे सूर्य के चारों तरफ जो हमारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, उस तरह से नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मॉडल किसने दिया, तो ये मॉडल दिया नील्स बोहर ने। उसके पहले वाला जो मॉडल था वो अस्थायी था, इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड का नाम नहीं लेकर के नील्स बोहर का नाम लेते हैं। अगली बात करें चौथी, के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला आना चाहिए दोस्तों आपको, 2,8,8,2। तो जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का 19वां नंबर आता है। तो आप गिन लीजिए यहाँ पे कि 19 किस में आ रहा है, तो डी में आ रहा है 19, 2,8,8,1 में। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं निम्न में से कौन सा समूह समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं पहले तो ये देखें, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब जो एक ही तत्व के बने हुए हों। तो आप देखें पहले ऑप्शन में तो एक ही तत्व नहीं है, दूसरे ऑप्शन में दोनों एक ही तत्व हैं। तो आप देख लीजिए दोनों 18-18 आ रहे हैं और परमाणु भार भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है, तो दोनों के समस्थानिक होंगे, बी आंसर होगा। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। बिल्कुल सही, 35.5 आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका समस्थानिक कैंसर के उपचार में काम आता है, कोबाल्ट 60। अभी हम लोगों ने याद किया है। 75% क्लोरीन है, क्लोरीन 35, और 25% क्लोरीन 37 है। तो बताओ औसत द्रव्यमान क्या होगा। बिल्कुल औसत द्रव्यमान मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। औसत द्रव्यमान करने के लिए आपको क्या करना है,
देखिए, सबसे पहले आपको जिसका भी औसत द्रव्यमान निकालना है उसके प्रतिशत लिखने हैं। जैसे 75% है। अब इसका परमाणु भार है 35, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, प्लस दूसरा वाला समस्थानिक का 25% है, इसका भार है हमारे पास में 37, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। इसे जब आप लोग काटेंगे तो आंसर आएगा आपके पास में 35.5 U। ये इसका होगा इन समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान। इस तरह से औसत द्रव्यमान निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग 9th क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज का आपको पता होगा, अभी हमने देखा जेम्स चैडविक ने। फिर आ गया फॉस्फोरस 15-31 में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी? ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो, मतलब 31 को 15 से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 16। तो 16 होगी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि और आवश्यक जानकारी आपको मिलती रहे। और जो नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है वास्तव में पढ़ने की, जो कोचिंग्स नहीं कर सकते, 6-7-8 हज़ार रुपये लगते हैं कोचिंग के, उनको इसका फ़ायदा मिले।